वेलकम बैक गाइस टू योर वेरी ओन चैनल। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि फॉर नवंबर 2022 अटेम्प्ट आई विल बी अपलोडिंग CA फाइनल FR रिवीजन लेक्चर्स ऑन यूट्यूब। सो दिस विल बी आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक एंड दिस इज़ बिजनेस कॉम्बिनेशन। सी सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर चैप्टर, देखो बिजनेस कॉम्बिनेशन, मैंने ये वाला चैप्टर को कंसाइज करके 8 पेज में आपको कॉन्सेप्ट नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ एंड द कॉन्सेप्ट रिवीजन विल टेक मैक्स 30 to 40 मिनट्स। एंड सबसे पहले यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट एल डी आर मतलब लास्ट डे रिवीजन। मैं आप लोगों को एक सजेशन दे रहा हूँ, डू नॉट एक्सपेक्ट do not expect a full-fledged question, but 6 to 8 मार्क्स का शॉर्ट या तो मीडियम का रेंज का क्वेश्चन ये चैप्टर में से नवंबर 2022 अटेम्प्ट में पूछे जाएंगे। ऐसा मत सोचो कि यार 6 से 8 मार्क आएगा छोड़ देंगे, एकदम ही नहीं छोड़ना है। ये चैप्टर बहुत इजी है एंड इंटरेस्टिंग भी है, राइट? ओके, तो चैप्टर का नाम है बिजनेस कॉम्बिनेशन। यहाँ पे एप्लीकेबल इंडेस है, इंडेस 103। तो एप्लीकेबल इंडेस इज़ 103। चैप्टर का नाम है बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड यहाँ पे सबसे पहले दो, ये नाम में ही ये पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, बिजनेस कॉम्बिनेशन। व्हाट इज़ अ बिजनेस एंड व्हाट इज़ अ कॉम्बिनेशन, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more बिजनेसेस, राइट? तो बिजनेस क्या है, सबसे पहले उसको हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज़ बिजनेस। देखो बिजनेस में 3 एलिमेंट है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स। तो इनपुट प्लस प्रोसेस दोनों अप्लाई करने के बाद आपको चल के मिलता है वो बिजनेस का आउटपुट, राइट? ओके, तो इनपुट्स में क्या क्या आता है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, एम्प्लॉयज़ एट्सेट्रा, ये है इनपुट्स। देन प्रोसेसेस। प्रोसेस क्या होता है? कोर ऑपरेटिंग प्रोसेसेस दैट आर केपेबल ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यूज। मतलब यहाँ पे नॉट एंसिलियरी एडमिन एंड सेलिंग प्रोसेस, मतलब एंसिलियरी एडमिन एंड सेलिंग प्रोसेसेस जो है उसको अपने बिजनेस का असेसमेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे आपका जो एक्वायरर है, एक्वायरर अगर कोर ऑपरेटिंग प्रोसेस को टेक ओवर कर रहा है, इन दैट केस दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ बिजनेस। अभी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्रोसेसेस मीन्स इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोसेसेस और एक्टिविटीज़ और स्किल्ड वर्कफोर्स और लेबर आर टेकन ओवर। तो ये अगर टेकन ओवर है तो उस केस में अपने बोलेंगे कि बिजनेस एक्विजिशन हो रहा है। देन आउटपुट क्या है? रेवेन्यू जनरेटिंग एबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। मतलब जो भी आपने इनपुट और प्रोसेस लिया, ये दोनों मिलके आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगा। तो रेवेन्यू जनरेटिंग एबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट एक्चुअल रेवेन्यू मे बी अर्नड इन फ्यूचर। मतलब आप कोई बिजनेस को एक्वायर कर रहे हो, वो बिजनेस सब्सटैंशियली रेडी है, इट इज़ रेडी टू बी यूज्ड फॉर रेवेन्यू जनरेशन, बट अभी तक वो चालू नहीं हुआ है। तो वो केस में आप क्या बोलोगे, ये क्या बिजनेस एक्विजिशन नहीं है? ऑब्वियसली बिजनेस एक्विजिशन है, बिकॉज यहाँ पे रेवेन्यू जनरेटिंग एबिलिटी इज द इम्पॉर्टेंट वर्ड एंड नॉट द एक्चुअल रेवेन्यू, राइट? देन इफ अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन इट इज़ अ केस ऑफ बिजनेस एक्विजिशन। जहाँ पे बिजनेस एक्विजिशन का केस होगा वहाँ पे इंड एस 103 will be applicable, and if the above this input process output criteria is not satisfied, then it is a case of asset acquisition. Asset acquisition is outside the purview of Ind AS 103। अगर यहाँ पे देखो दो केस बन सकता है, अगर आप एक्वायर कर रहे हो कोई भी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को, तो वो केस में इंड एस 16 विल बी एप्लीकेबल। अगर आप कोई इंटेंजिबल एसेट को एक्वायर कर रहे हो, इन दैट केस इंड एस 38 विल बी अप्लाइड, राइट? तो ये स्कोप एक्सक्लूजन है। मैंने ऊपर यहाँ पे स्कोप एक्सक्लूजन स्पेसिफिकली लिख के रखा है।
स्कोप एक्सक्लूजन फ्रॉम इंड एस 103, दो केस है, एसेट एक्विजिशन दैट इज यहाँ पे एप्लीकेबल है इंड एस 16 एंड इंड एस 38, depending upon whether it is a PPE or it is an item pertains to intangible assets. Next scope exclusion is joint arrangements. joint arrangements के केस में ना ये कवर होता है इंड एस 111 में, इंड एस 111 में कवर होते हैं। इसमें दो बातें हैं, एक तो जॉइंट वेंचर हो सकता है या तो जॉइंट ऑपरेशन हो सकता है। अभी ये वाला जो चीज़ है जॉइंट अरेंजमेंट्स, इसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, वी विल बी कवरिंग इन कंसोलिडेशन चैप्टर। तो इसको लेके अभी आप लोग परेशान एकदम मत होना। देन उसके बाद वाला क्या है, बिजनेस का तो डेफिनेशन अभी अब हम लोगों को पता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। देन कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन क्या है, एक्वायरर ऑब्टेन्स कंट्रोल ओवर द बिजनेस ऑफ द एक्वेरी, ये ओवरऑल डेफिनेशन ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन है, ओवरऑल डेफिनेशन ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन है। अभी इसके बाद अपना नेक्स्ट डिस्कशन का पॉइंट होगा कंट्रोल। तो बिजनेस एक्विजिशन में क्या होता है, कंट्रोल ओवर द बिजनेस। तो बिजनेस क्या है वो तो पता चल गया, अभी कंट्रोल कब आता है। कंट्रोल का डेफिनेशन है इंड एस 103 में, कंट्रोल का डेफिनेशन इन अपना रिस्पेक्टिव इंडेस में जो आ रहा है उठ के। अभी कंट्रोल का डेफिनेशन में सबसे पहले देखो, द एक्वायरर हैज़ द पावर टू डायरेक्ट रेलिवेंट एक्टिविटीज़, रेलिवेंट एक्टिविटीज़ डायरेक्ट करने का पावर मिलता है एक्वायरर को इन द बिजनेस ऑफ द एक्वेरी। ये जो राइट है, राइट आपको दो तरीके से मिल सकता है, एक तो मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स, मतलब आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू 51% वोटिंग राइट्स मिल गया। दूसरा केस क्या है, कंट्रोल ओवर द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये दोनों केस में आपके पास आ जाता है सब्सटैंटिव राइट्स। सब्सटैंटिव राइट क्या है, सब्सटैंटिव राइट टू डायरेक्ट रेलिवेंट एक्टिविटीज, सब्सटैंटिव राइट्स टू डायरेक्ट रेलिवेंट बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। तो आपको यहाँ पे मिल जाता है सब्सटैंटिव राइट्स टू डायरेक्ट रेलिवेंट बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ द ट्रांसफर। अभी सब्सटैंटिव राइट का क्या मतलब है, सब्सटैंटिव राइट मीन्स प्रैक्टिकल एबिलिटी टू डायरेक्ट रेलिवेंट एक्टिविटीज। तो ये जो राइट है ये प्रैक्टिकल एबिलिटी होना चाहिए। अभी प्रैक्टिकल एबिलिटी कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, जो परचेजिंग कंपनी है इट शैल ऑब्टेन फेवरेबल सिनर्जी गेन्स, मतलब आपका जो मर्जर हो रहा है, मर्जर के वजह से फेवरेबल सिनर्जी गेन एक तो मिल रहा है, या तो राइट्स आर इन द मनी और एट द मनी। आप लोग एसएफएम में पढ़ते हो ना, इन द मनी एट द मनी, तो दो केस है, एक तो फेवरेबल सिनर्जी गेन मिल रहा है, या तो राइट्स आर इन द मनी और एट द मनी। यहाँ पे एक स्पेशल एक्सक्लूजन रखा है, नॉट बीइंग मेयर प्रोटेक्टिव राइट्स। जो भी आपका यहाँ पे परचेजिंग कंपनी है उसके पास अगर कोई प्रोटेक्टिव राइट है, तो प्रोटेक्टिव राइट को हम लोग ये कंट्रोल का जो असेसमेंट है उस पर इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पे इन्वेस्टर हैविंग मेयर प्रोटेक्टिव राइट्स इज नॉट कंसिडर्ड इन द असेसमेंट ऑफ कंट्रोल। यही बात मैंने अभी आप लोगों को बताया है, तो ये वाला एक मैंने एडिशनल नोट के तरह यहाँ पे आपको बता के रखा है। देन उसके बाद कंट्रोल का जो डेफिनेशन अपना चल रहा था, पावर टू डायरेक्ट रेलिवेंट एक्टिविटीज़, उसके साथ यहाँ पे एंड आएगा। ये तीन कंडीशन है कंट्रोल एस्टेब्लिशमेंट का। तो उसके बाद एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स, ये एक दूसरा कंडीशन है। एक तो पहला कंडीशन है पावर टू डायरेक्ट रेलिवेंट एक्टिविटीज़ एंड एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स। वेरिएबल रिटर्न्स का एक्सपोजर क्या है, यहाँ पे देखो इक्विटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। दैट मीन्स इन केस ऑफ प्रॉफिट और लॉस, दोनों केस में ही उसको जो इक्विटी होल्डर है उसको दोनों केस में एक्सपोजर रहता है। एंड द थर्ड कंडीशन इज देयर शैल बी अ लिंकेज बिटवीन पावर टू डायरेक्ट रेलिवेंट एक्टिविटीज़ एंड वेरिएबल रिटर्न। ये जो दोनों यहाँ पे जो अपना यहाँ पे कंडीशन 1 है एंड कंडीशन 2 है एंड यहाँ पे कंडीशन 3 है। तो कंडीशन 1 एंड 2
कंडीशन 1 और 2 जो है इसमें ना आपस में, यहाँ पे आपस में इंटर रिलेशन, दैट इज अ लिंकेज इज देयर, कि जो पावर टू डायरेक्ट रेलिवेंट एक्टिविटीज है एंड द एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न, ये दोनों आपस में लिंक्ड होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? द इन्वेस्टर शुड हैव द पावर एज अ प्रिंसिपल एंड नॉट एन एजेंट। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन है। द इन्वेस्टर शुड हैव द पावर टू डायरेक्ट रेलिवेंट एक्टिविटीज एज अ प्रिंसिपल एंड नॉट एज एन एजेंट। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, देखो, अ सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ कंपनी, हैविंग पावर नॉट, देखो सीईओ के पास तो सब्सटेंशियल पावर रहता है मैनेजमेंट का, बट उसके पास पावर किस हिसाब से आता है? बीइंग एन एम्प्लॉय, सो ही एक्ट्स एज एन एजेंट एंड नॉट एज अ प्रिंसिपल। सो वो केस में यहाँ पे कंट्रोल, यहाँ पे बोलेंगे इट इज़ नॉट अ केस ऑफ कंट्रोल। उसके बाद देखो अपना जो रेलिवेंट डेफिनेशन था बिजनेस का एंड कंट्रोल का, उसका अपन डिस्कशन अपना हो गया है। अभी अपना नेक्स्ट डिस्कशन का पॉइंट है अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन। सबसे पहला तो एक्विजिशन मेथड है। एक्विजिशन मेथड में स्टेप 1 इज टू आइडेंटिफाई द एक्वायरर, एंटिटी विच एक्वायर्स कंट्रोल आफ्टर बिजनेस कॉम्बिनेशन। अभी एक्वायरर कौन है? एंटिटी विच एक्वायर्स कंट्रोल आफ्टर बिजनेस कॉम्बिनेशन। अभी ये एक्वायर कंट्रोल का दो तरीका पहले ही बताया था, रिलेटिव वोटिंग राइट्स इन द कंबाइंड एंटिटी और कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजर्स इन द कंबाइंड एंटिटी। ये दोनों तरीके से आपके पास वो कंट्रोल आ सकता है। तो जिसके पास कंट्रोल है उसको हम लोग बोलेंगे एक्वायरर। नेक्स्ट देयर इज अ केस ऑफ रिवर्स एक्विजिशन। देखो रिवर्स एक्विजिशन में क्या होता है ना, अपना जो अकाउंटिंग एक्वायरर है, अकाउंटिंग एक्वायरर इज अ लीगल एक्वेरी। मतलब समझो कंपनी ए ने कंपनी बी को शेयर इशू किया, तो रिलेटिव वोटिंग राइट कंपनी, मतलब शेयर इशू कर रहा है कंपनी ए, बट आफ्टर द कॉम्बिनेशन अगर रेलिवेंट जो आपका जो राइट टू डायरेक्ट द रेलिवेंट एक्टिविटीज़, वो एक्टिविटी, वो राइट अगर कोई, मतलब आप जिसको शेयर इशू कर रहे हो वो राइट उसी के पास चला जा रहा है, तो दिस इज़ अ केस ऑफ रिवर्स एक्विजिशन। अभी रिवर्स एक्विजिशन के केस में अकाउंटिंग कैसा करेंगे? अकाउंटिंग तो करेंगे एक्विजिशन मेथड में, इतना पता है क्योंकि नाम में ही है रिवर्स एक्विजिशन। तो यहाँ पे जो अकाउंटिंग एक्वायरर, देखो अकाउंटिंग एक्वायरर कौन बंदा होता है? हु इशूज शेयर्स और हु गिव्स परचेज कंसिडरेशन। जो आपका शेयर इशू करता है, जो पीसी अलॉट करता है, उसको अपने बोलेंगे अकाउंटिंग एक्वायरर। बट द केस इज यहाँ पे अकाउंटिंग एक्वायरर के पास कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल है जो अकाउंटिंग एक्वेरी है, मतलब जिसने शेयर रिसीव किया है। तो ये केस में जो आपका मतलब अकाउंटिंग एक्वायरर इज द लीगल एक्वेरी एंड द अकाउंटिंग एक्वेरी इज द लीगल एक्वायरर। तो यहाँ पे जो आपका अकाउंटिंग एक्वायरर है टू बी ट्रीटेड एज अ सेलिंग कंपनी, मतलब आप लीगली देखोगे ना तो ये सेलिंग कंपनी के तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो assets and liabilities of the accounting acquirer to be taken over by legal acquirer in the in book value as on date of acquisition। क्या बोल रहे हैं? All the assets and liabilities of the accounting acquirer to be taken over by the legal acquirer in the book value as on the date of acquisition। इसका जो अपना ये जो रिवर्स एक्विजिशन है, ये इसके ऊपर अपने पास एक शानदार इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन के साथ ये टॉपिक को हम लोग एंटायरिटी में समझ पाएंगे। तो अभी के लिए जो कॉन्सेप्ट है उतना याद रखो, अभी शायद उतना भी क्लिक नहीं हुआ होगा, बट जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पूरा ही क्लैरिटी आ जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज डिटर्मिनेशन ऑफ डेट ऑफ एक्विजिशन। तो नेक्स्ट थिंग इज डिटर्मिनेशन ऑफ डेट ऑफ एक्विजिशन। इट इज़ द डेट व्हेन द एक्वायरर गेट्स कंट्रोल ओवर एक्वेरी। तो क्या बोल रहा है? It is the date when the acquirer gets control over the acquery.
that is the date when purchase consideration is transferred or net asset is taken over. But parties may agree, देखो यहाँ पे जो पार्टी है, parties may agree to any earlier or any later date as date of acquisition. It can be decided by board meeting resolution of the entities. तो ऐसा नहीं है कि जो डेट में कंट्रोल एक्वायर हुआ है उसी को मैंडेटरी डेट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे, बट पार्टीज में अग्री टू इफेक्ट अ डिफरेंट डेट. उसके बाद एक्विजिशन सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी अप्रूवल. यहाँ पे एग्जांपल क्या ले सकते हैं, आप लोगों को पता है कुछ कुछ मर्जर एक्विजिशन अमलगमेशन में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेना पड़ता है. तो ये फॉर एन एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया कि सीसीआई अप्रूवल अगर रिक्वायर्ड है. यहाँ पे दो केस है जहाँ पे रेगुलेटरी अप्रूवल इज सब्सटैंटिव, दूसरा केस बन रहा है रेगुलेटरी अप्रूवल इज अ फॉर्मेलिटी ओनली. जहाँ पे रेगुलेटरी अप्रूवल इज सब्सटैंटिव, मतलब रेगुलेट सब्सटेंस, यहाँ पे कीवर्ड है सब्सटैंटिव. तो ये सब्सटैंटिव का क्या मतलब है, रेगुलेटर हैज़ द पावर टू कैंसिल द एक्विजिशन. तो ये केस में डेट ऑफ एक्विजिशन इज द डेट ऑफ अप्रूवल, राइट. नेक्स्ट केस है रेगुलेटर कैन चेंज. देखो यहाँ पे क्या है, द रेगुलेटर कैन चार्ज पेनल्टी फॉर एनी डिले फॉर इफेक्टिंग द स्कीम बट इट कैन नॉट कैंसिल द एक्विजिशन. मीन्स यहाँ पे सब्सटैंटिव नहीं है, यहाँ पे अप्रूवल है कस्टमरी. ये वाले केस में डेट ऑफ एक्विजिशन इज द डेट, यहाँ पे डेट ऑफ एक्विजिशन इज द डेट अग्रीड बिटवीन द पार्टीज और जो डेट में एंड द डेट इन विच कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड. नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट है स्टेप एक्विजिशन. इसका भी एक शानदार इलस्ट्रेशन है, वो इलस्ट्रेशन के साथ इसका मोर क्लैरिटी आप लोगों को मिल जाएगा, बट अभी के लिए समझते हैं स्टेप एक्विजिशन क्या होता है. यहाँ पे देखो क्यूमुलेटिव बेसिस पे अपने को ना परसेंटेज होल्डिंग कैलकुलेट करके चलना है. तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, समझ लो. 1 अप्रैल 2001 में कंपनी ए के पास कंपनी बी का शेयर्स ऑफ कंपनी बी का उसके पास है 30% शेयर्स. अभी 1 जुलाई 2001 में जो अपना एंटिटी ए है, एंटिटी ए अक्वायर्स अनदर 30% शेयर. तो अभी यहाँ पे क्यूमुलेटिव शेयर कितना आ गया, एज ऑन 1 जुलाई यहाँ पे क्यूमुलेटिव आ गया आपका 60%, विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 51%. तो यहाँ पे ये वाला जो डेट है जहाँ पे 1701, ये वाला डेट को अपने डेट ऑफ एक्विजिशन मान के चलेंगे क्योंकि इस डेट में उसके पास कंट्रोल आ गया, राइट. तो मैं ये वाला एग्जांपल आप लोग याद रखना. उसके बाद देखो स्टेप एक्विजिशन के केस में डेट ऑफ एक्विजिशन इज द डेट व्हेन कंट्रोल इज एस्टैब्लिश्ड बाय वे ऑफ एक्वायरिंग फर्दर शेयर्स. तो देन अभी ये जो स्टेप एक्विजिशन है ना, स्टेप एक्विजिशन में क्या होता है, समझ लो आपके पास 30% इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है. तो डेट ऑफ एक्विजिशन में आप वो 30% इन्वेस्टमेंट एज अ पार्ट ऑफ पीसी आप कैलकुलेट करोगे. तो उसको आपको पार्ट ऑफ पीसी में दिखाना है. तो पीसी का आपको पता है फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड. तो ये जो 30% इन्वेस्टमेंट है, सबसे पहला आपका स्टेप 1 होगा वो इन्वेस्टमेंट को डेट ऑफ एक्विजिशन में आपको फेयर वैल्यूएशन करना है. एनी फेयर वैल्यूएशन गेन और loss should be adjusted in the other equity, that is PL. एंड दूसरा स्टेप क्या है, सबसे पहला तो आप उसको फेयर वैल्यू करोगे एंड दूसरा स्टेप होगा कि आपका वो जो इन्वेस्टमेंट है वो आप पीसी में उसको अलॉट कर दोगे. ये है आपका स्टेप एक्विजिशन मेथड. देन डिटर्मिनेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. परचेज कंसिडरेशन कैसे डिटरमाइन करोगे आप लोग, राइट. देखो परचेज डिटर्मिनेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन. पीसी इज बेस्ड ऑन
फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड, यहाँ पे क्या है, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड टू ओनर्स, राइट। पीसी के एलिमेंट्स क्या क्या बन सकते हैं, एक तो कैश पेड, जब ट्रांसफरर कंपनी एग्री करता है कि वो कुछ कैश पेमेंट करेगा, एक तो वो। देन फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड, दूसरा क्या हो सकता है, इक्विटी शेयर इशूड। अभी इक्विटी शेयर समझ लो, अगर नोशनल वैल्यू है 10 रुपये एंड इक्विटी शेयर इशू कर रहा है प्रीमियम में, दैट इज 30 में, तो यहाँ पे 10 रुपये वाला आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में, एंड जो डिफरेंस है इशू प्राइस और नोशनल वैल्यू, ये दोनों में जो डिफरेंस है दैट इज उसको मानेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम विल बी पार्ट ऑफ रिजर्व्स और अदर इक्विटी। देन तीसरा कंपोनेंट हो सकता है फेयर वैल्यू ऑफ एनी डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स इशूड। देन फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स गिवन अप, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स गिवन अप मतलब दिस इज अ केस ऑफ नॉन कैश कंसिडरेशन। अभी जो एक्वेरर है, एक्वेरर कैश के बदले में ये भी डिसाइड कर सकता है ना कि भाई हम अपना कंपनी का कोई एसेट उसको दे देते हैं, तो एसेट गिवन अप यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है। यहाँ पे फेयर वैल्यू डिटर्मिनेशन कैसे होता है, इफ फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप फर्स्ट प्रायोरिटी। देखो यहाँ पे मैं ये एक आप लोगों को क्लैरिटी दे देता हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, अगर ये नहीं मतलब अगर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप इज नॉट अवेलेबल, इन दैट केस सेकेंड प्रायोरिटी इज बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। ये सेम कॉन्सेप्ट आप लोग पीपीई वाले इंडेक्स में भी देखोगे, एंड ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपका मतलब फेयर वैल्यू मेजरमेंट, ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडेस 113 ऑन फेयर वैल्यू मेजरमेंट्स, ठीक है। तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया है। अभी नेक्स्ट एलिमेंट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड कंसिडरेशन। यहाँ पे इंडेस 109 के हिसाब से फाइनेंशियल लायबिलिटी क्लासीफाई होता है, मैं उस डिटेल में समझाता हूँ। कोई भी ऐसा डेफर्ड कंसिडरेशन है, समझ लो डेट ऑफ एक्विजिशन में आप एग्री करते हो कि आप 2 साल बाद कोई पेमेंट दोगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको तो उसको प्रेजेंट वैल्यू में लाना है, पुल करना है एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है दैट इज द डिस्काउंटिंग फैक्टर विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, समझ लो 10% है, एंड आप बोलते हो कि आप 2 लाख रुपए दोगे 2 साल बाद, तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 10% डिवाइडेड बाई 10%, तो वो आ जाएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू, एंड दिस विल बी क्लासिफाइड एज अ लायबिलिटी। इसके ऊपर ACM मेथड ऑफ अकाउंटिंग विल बी एप्लीकेबल। ACM मतलब अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड, इंडेस 109 में आप लोग सीखते हो, वो वाला ACM मेथड विल बी एप्लीकेबल, एंड दिस विल बी क्लासिफाइड एज अ नॉन करेंट लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट, ठीक है। एंड आपको पता है जो फाइनेंशियल लायबिलिटी क्लासीफाई होता है उसको, उसके ऊपर हम लोगों को इंटरेस्ट चढ़ाना पड़ता है, अनवाइंडिंग इंटरेस्ट हर साल। तो add interest at effective interest rate, this will be given in the question, add interest at the rate effective interest rate as on the date of balance sheet। तो ये आपका हो गया। अभी इसका जर्नल एंट्री कैसे पास करोगे, देखो जर्नल एंट्री होगा प्योरल अकाउंट दैट इज इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल लायबिलिटी अकाउंट। इसका इम्पैक्ट कहाँ पे जाएगा, दिस विल रिड्यूस अदर इक्विटी, मतलब जो आपका रिजर्व सरप्लस है वो घट जाएगा एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ जाएगा। ये आपका इम्पैक्ट आपको बैलेंस शीट डेट पे दिखा के चलना है। देन फेयर वैल्यू ऑफ कंटिंजेंट कंसिडरेशन। कंटिंजेंट कंसिडरेशन क्या होता है, कंटिंजेंट कंसिडरेशन विच डिपेंड्स ऑन फ्यूचर कंडीशंस। तो कंटिंजेंट कंसिडरेशन इज अ कंसिडरेशन दैट डिपेंड्स ऑन फ्यूचर कंडीशंस। अभी आपको एसेस करना होगा एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन में उसका फेयर वैल्यू कितना है, ठीक है। तो एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन आप लोग उसको क्या करोगे, सबसे पहले इनिशियल, देखो यहाँ पे कंसिडरेशन यहाँ पे 2 तरीका है। इनिशियल रिकॉग्निशन में आपके पास 2 ऑप्शन है, ईदर टू क्लासीफाई एज इक्विटी, अगर फिक्स्ड टू इक्विटी अगर
इक्विटी क्लासीफाई करोगे अगर फिक्स टू फिक्स टेस्ट इज सेटिस्फाइड, और आप इसको क्लासीफाई करके चलोगे एज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। फाइनेंशियल लायबिलिटी कब करोगे? जब आपका ऑब्लिगेशन इज टू पे इन कैश। तो ये आपका इंडेस 109 का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। कंटिंजेंट कंसिडरेशन का केस है। इनिशियल रिकॉग्निशन एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन आप लोग क्या करोगे? देखो, सबसे पहले आप लोग देखोगे इक्विटी है कि नहीं। इक्विटी कब होता है? जब फिक्स टू फिक्स टेस्ट आपका सेटिस्फाई होगा। अभी फिक्स टू फिक्स टेस्ट यहाँ पे क्या है? फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी गिवन एंड द कंसिडरेशन टू बी गिवन इज ऑल्सो फिक्स्ड। अगर ये दोनों कंडीशन क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई होता है, इन दैट केस वी विल बी क्लासीफाई इट एज एन इक्विटी। एंड इक्विटी के केस में नो सब्सिक्वेंट रीमेजरमेंट, इक्विटी का कोई रीमेजरमेंट नहीं होता है। एंड दूसरा केस क्या है? अगर डेट ऑफ एक्विजिशन में आप इसको फाइनेंशियल लायबिलिटी ट्रीट करते हो, दैट इज योर obligation is to deliver the liability settle the liability in cash, in that case ये आप लोग FVTPL अकाउंटिंग करोगे, ठीक है। तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट जो, तो देखो इनिशियल रिकॉग्निशन जो होगा ना, इनिशियल रिकॉग्निशन होता है एट फेयर वैल्यू। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट आप लोग कैसे करोगे? एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। देखो फाइनेंशियल लायबिलिटी अगर होता है, ये केस में आप लोग FVTPL अकाउंटिंग करोगे। जो भी चेंजेस इन द फेयर वैल्यू होगा ना, ये आपका FVTPL मतलब फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। जो भी एनी चेंजेस इन फेयर वैल्यू विल बी एडजस्टेड इन प्रॉफिट और लॉस। एंड इक्विटी के केस में तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कुछ होगा नहीं, जो उसका इनिशियल रिकॉर्डिंग है उसी में वो क्लासीफाई होते जाएगा। तो ये था आपका कंटिंजेंट कंसिडरेशन का पार्ट। देन एक लास्ट चीज़ है फेयर वैल्यू ऑफ प्री कॉम्बिनेशन सर्विसेज, दैट इज रिप्लेसमेंट अवार्ड्स। रिप्लेसमेंट अवार्ड का ये जो डिस्कशन है, मैं पीसी के साथ यहाँ पे आपको नहीं करा के चल रहा हूँ अभी। ये सबको मिला के जो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट आपका निकल के आएगा, सबको जोड़ के उसको अपने बोलेंगे परचेज कंसिडरेशन, राइट? ओके, देन ये जो फेयर वैल्यू ऑफ रिप्लेसमेंट अवार्ड है उसका डिस्कशन अभी करेंगे। फेयर वैल्यू ऑफ रिप्लेसमेंट अवार्ड, देखो रिप्लेसमेंट अवार्ड क्या होता है? प्री कॉम्बिनेशन हो सकता है या तो पोस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है। अभी रिप्लेसमेंट अवार्ड बोलते किसको है भाई? जो अपना एक्वायरर है, एक्वायरर कंपनी, इफ द एक्वायरर कंपनी अग्रीज टू इशू इट्स ओन ESOPs, मतलब इफ इट अग्रीज टू इशू इट्स ESOPs टू द एम्प्लॉय ऑफ द एक्वायरी कंपनी, इन दैट केस उसको अपने बोलेंगे रिप्लेसमेंट अवार्ड। मतलब कोई एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम है, ESOP स्कीम है आपका, जो सेलिंग कंपनी है उसका, तो एक्वायरी कंपनी एग्री करता है कि भाई सेलिंग कंपनी का शेयर के बदले हम लोग अपना खुद का शेयर इशू करके चलेंगे, इसीलिए इसका नाम है रिप्लेसमेंट अवार्ड। ये केस में प्री कॉम्बिनेशन और पोस्ट कॉम्बिनेशन। अभी प्री कॉम्बिनेशन में मतलब प्री कॉम्बिनेशन पीरियड मतलब यहाँ पे देखो, जो आपका रिप्लेसमेंट अवार्ड, द रिप्लेसमेंट अवार्ड एलोकेबल टू द, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है पोर्शन ऑफ रिप्लेसमेंट अवार्ड allocable to pre-combination period। तो ये वाला जो चीज़ है इसको अपने पीसी का पार्ट मानेंगे। पोर्शन ऑफ रिप्लेसमेंट अवार्ड allocable to pre-combination period, this forms a part of the PC। and सबसे पहले इसको तो समझते हैं, इसको कैसे आप लोग निकालोगे? बहुत ही सिंपल सा तरीका है। फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल अवार्ड्स एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल अवार्ड एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, दिस थिंग विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, दिस थिंग विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल अवार्ड एट द डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है। इसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे पीरियड ऑलरेडी सर्व्ड डिवाइडेड बाय लॉन्गर ऑफ
ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड और टोटल रिवाइज्ड वेस्टिंग पीरियड। समझ लो ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड इसका था 5 years एंड यहाँ पे पीरियड ऑलरेडी सर्व हो चुका है 2 साल, तो रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड कितना है 3 साल। समझ लो डेट ऑफ एक्विजिशन में उसको अमेंड करके कर दिया गया कि और 1 साल, मतलब रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड अभी 4 साल हो गया। तो रिवाइज्ड वेस्टिंग पीरियड एग्जांपल लेते हैं कि 4 years है और आपका ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड 5 years है, दोनों में से लॉन्गर क्या है 5 years, तो 2 years by 5 years ये प्रोपोर्शन में आपको प्री कॉम्बिनेशन एक्सपेंसेस निकालना पड़ेगा। प्री वाला जो पीरियड है दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ पीसी एंड जो बैलेंसिंग अमाउंट, जो इसका रिमेनिंग अमाउंट बचेगा ना, दैट रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर विल बी एलोकेबल टू द पोस्ट कॉम्बिनेशन पीरियड। अभी यहाँ पे क्या है, पोर्शन allocable to the post combination period। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, पोर्शन एलोकेबल टू द पोस्ट कॉम्बिनेशन पीरियड। ये वाला जो चीज़ है इसको अपने ट्रीट करेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ऑफ द कंबाइंड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ऑफ द कंबाइंड एंटिटी, ऐसा इसको ट्रीटमेंट देंगे। एंड जर्नल एंट्री वुड बी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस दैट इज पीओरएल अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व अकाउंट एज पर इंड एस 1021 शेयर बेस्ड पेमेंट्स। तो ये हो गया इसका ट्रीटमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट as far as your exams are concerned, this adjustment is very important. Then non replacement award। अभी non replacement award किसको बोलेंगे, acquirer company does not give its replacement ESOPs to the employees of the acquiree। तो यहाँ पे प्री कॉम्बिनेशन पीरियड, पोस्ट कॉम्बिनेशन पीरियड। अभी प्री कॉम्बिनेशन जो है उसको कैसे ट्रीट करेंगे, इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ NCI एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, अपने इन्वेस्टमेंट एंट्री तो पास करते हैं ना, नेट एसेट अकाउंट्स डेबिट टू बैंक अकाउंट टू NCI अकाउंट। तो ये वाला जो NCI है, ये NCI में आपका ये प्री कॉम्बिनेशन एक्सपेंस जो है ये NCI में उसको यहाँ पे एडजस्ट करना होगा। देन पोस्ट कॉम्बिनेशन, पोस्ट कॉम्बिनेशन पीरियड का आपको क्या ट्रीटमेंट दोगे, मतलब देखो ये नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड है ना, इस ये डेट ऑफ एक्विजिशन में आपका पीसी का पार्ट नहीं बनेगा। मतलब ये जो बैंक अकाउंट आप दे रहे हो ना, ये पीसी का पार्ट नहीं बनेगा, NCI का पार्ट बन जाएगा। पोस्ट कॉम्बिनेशन पीरियड वहाँ पे कैसा था, वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट था एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू SBP रिजर्व, बट यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ओवर रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड, तो एंट्री आ जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू NCI अकाउंट। यहाँ पे दोनों केस में NCI में ट्रीट करेंगे ईच ईयर। इट मीन्स द NCI विल इंक्रीज ईच ईयर। तो ये आपका ट्रीटमेंट हो गया नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड्स का। देन कैलकुलेशन ऑफ PC इन केस ऑफ स्टेप एक्विजिशन। स्टेप एक्विजिशन में 2 स्टेप में, पहले एक बार मैं आप लोगों को ये हल्के से बता चुका हूँ। यहाँ पे 2 स्टेप है। स्टेप 1 इज फेयर वैल्यू मेजरमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। जो भी आपका चेंजेस होगा, आप चेंजेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे आप अकाउंटिंग कैसे करोगे, फेयर वैल्यू चेंजेस विल गो टू PORL। अल्टीमेटली आपका अदर इक्विटी में वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। दूसरा स्टेप 2 में क्या करोगे, पास एक्विजिशन एंट्री आप पास करोगे। मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट एंट्री है, नेट एसेट अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू परचेज कंसिडरेशन टू इन्वेस्टमेंट हेल्ड। तो ये भी आपका, ये जो इन्वेस्टमेंट हेल्ड ना, ये आपका PC का पार्ट बन जाता है, ठीक है, ओके। तो इन्वेस्टमेंट हेल्ड टू बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल एटसेट्रा एटसेट्रा, ये जो 3 चीज़ है ये आपका क्यूमुलेटिवली PC बोलते हैं इसको। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ NCI कैलकुलेट करने का 2 तरीका है, NCI एट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स मेथड एंड दूसरा है NCI एट फेयर वैल्यू एज ऑफ द डेट ऑफ एक्विजिशन। 2 मेथड है। जहाँ पे देखो क्वेश्चन रिमेनिंग साइलेंट एज्यूम NCI एट PSNA। जहाँ पे क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है तो वहाँ पे अपने एज्यूम कर लेंगे कि NCI कैलकुलेट करने का मेथड है PSNA। गुडविल
देखो ये पीएसएन क्या होता है यहाँ पे, अगर आपका आइडेंटिफिएबल नेट एसेट इसका फेयर वैल्यू अगर है 100 lakhs एंड एनसीआई अगर है आपका 30%, तो ये केस में आपका एनसीआई निकल के आ जाएगा 30 lakhs। ये एक एकदम सिंपल सा एग्जांपल आपको ये कैलकुलेशन का हो गया। यहाँ पे जो गुडविल निकल के आएगा, दिस गुडविल इज कॉल्ड प्रोपोर्शनेट गुडविल, दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनेट गुडविल। बट जो एन सी आई एट फेयर वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, यहाँ पे आप लोग कैसे करोगे, समझ लो आपका जो आपका एक्वेरी कंपनी है, एक्वेरी कंपनी में 10 लाख इक्विटी शेयर है, अभी एन सी आई है 30%, मतलब एन सी आई में कितना 3 लाख इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे, तो इसका मार्केट वैल्यू दैट इज फेयर वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 लाख इक्विटी शेयर्स इनटू, अगर मैं मान के चलता हूँ एक इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू 10 रुपये है, तो आ जाएगा निकल के 30 lakhs। ये वाला है आपका फेयर वैल्यू मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग एनसीआई, बहुत ही सिंपल है। तो ये केस में ये जो गुडविल निकल के आता है इसको अपने बोलते हैं फुल गुडविल। देन कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज। सबसे पहला तो देखो पीसी पेड ये वाला अमाउंट, उसके साथ ऐड कर देंगे एनसीआई, उसको कंपेयर करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। ये कंपैरिजन करने के बाद अगर आपका ये फिगर यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा अगर ये पॉजिटिव है, इसको बोलते हैं गुडविल। गुडविल इज, याद रखना, गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट लाइन आइटम, मतलब नॉट इंक्लूडेड इन इंटेंजिबल एसेट्स, ये याद रखोगे। ये जो गुडविल आता है इसको आप लोग इंटेंजिबल्स में इंक्लूड नहीं करोगे, इट इज़ अ सेपरेट लाइन आइटम। देन इफ दिस अमाउंट इज नेगेटिव, मतलब यहाँ पे ये जो निकल के आया ये अमाउंट समझ लो ये अकाउंट नेगेटिव है, तब क्या करोगे, रीअसेस द रीजंस फॉर सच नेगेटिव अमाउंट। इफ रीजंस could be attributable to such negative value, then recognized as gain on bargain purchase, it will form part of other equity। दूसरा केस क्या बन सकता है, if no reasons are attributable for such negative figures, then transfer into capital reserve, this also forms part of other equity। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा स्पेशल पॉइंट है, a very special point, we need to discuss a special point in this context। directly attributable expenses, that is stamp duty, transaction cost, regulatory fees, directly attributable expenses of the टेक ओवर, मतलब टेक ओवर करने के लिए जो आपको डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस कुछ कुछ पे करना अगर पड़ रहा है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, शुड बी एक्सपेंस टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एंड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पीसी। ये आप लोग स्पेसिफिकली याद कर रखोगे। उसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट इज डेफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट्स एज पर इंड AS 12। डेफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट्स मैंने इसके लिए एक सेपरेट शानदार वीडियो अपलोड करके रखा है यूट्यूब में, रेफर कर सकते हो। इसके लिए क्लैरिटी के लिए यू शुड रेफर वीडियो ऑफ deferred taxes on YouTube, ठीक है। उसमें कुछ 30 मिनट्स में मैंने पूरा डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट रिवीजन करा के रखा है। अगर आपको वो याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो यू कैन रेफर दैट। देन डेफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट्स एज पर इंड AS 12। सबसे पहले देखना पड़ेगा वो whether it is an underlying asset or it is an underlying liability। जहाँ पे it is an underlying asset, in that case केस 1 क्या है, कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन द टैक्स बेस। कैरिंग अमाउंट क्या है भाई, कैरिंग अमाउंट उसको बोलते हैं जो एज पर इंड AS है, मतलब जो फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट उसको कैरिंग अमाउंट बोलेंगे। टैक्स बेस कौन सा का बोलते हैं भाई, जो आपका बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू को टैक्स बेस। अगर कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस, वो केस में अपने रिकॉर्ड करेंगे DTL। दूसरा केस क्या है, कैरिंग अमाउंट इज लेस देन टैक्स बेस, ये केस में अपने रिकॉर्ड करेंगे DTA, ठीक है। देन if it is an underlying liability,
कोई भी लाइबिलिटी आइटम हो वो केस में फर्स्ट केस इज इफ द कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस तो डीटीए रिकॉर्ड करना है, इफ द कैरिंग अमाउंट इज लेस देन टैक्स बेस तो डीटीएल रिकॉर्ड करना है। तो 4 केस बन सकते हैं, चारों ही केस यहाँ पे डिस्कशन अपना हो गया। देन आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मेजरमेंट पीरियड। देयर इज अ मेजरमेंट पीरियड ऑफ 1 ईयर। देखो यहाँ पे टाइमलाइन में समझते हैं, ये डेट ऑफ एक्विजिशन है एंड ये 1 ईयर मेजरमेंट पीरियड है, मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन से 1 साल का आपका मेजरमेंट पीरियड है। इफ any information with respect to identifiable net asset, NCI, purchase consideration, goodwill, gain on bargain purchase, whose conditions existed as on date of acquisition, तो इसका हम लोग क्या ट्रीटमेंट देंगे? इट इज़ एडजस्टेड इन गुडविल इन एंड एडजस्टेड इन NCI, मतलब इट शुड बी एडजस्टेड इन गुडविल एंड एडजस्टेड इन NCI इन द प्रपोर्शन। अगर 80% शेयर्स एक्वायर किया है तो 80-20 रेशियो में वो प्रपोर्शन करके चल दे। देन ये यहाँ पे मेजरमेंट पीरियड जो 1 साल का ख़त्म हुआ, इसके बाद भी तो ऐसा कोई कंडीशन उठ के आ सकता है। इफ़ एनी कंडीशन मतलब एनी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन विथ रिस्पेक्ट टू आइडेंटिफाइबल नेट एसेट, NCI, PC, गुडविल एटसेट्रा, देन इट शुड बी चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। एंड 1 साल के बाद कुछ भी होगा तो गुडविल में एडजस्ट नहीं होगा, PL में चला जाएगा। देन देर इज फ्यू स्पेशल केसेस, कंटिंजेंट कंसिडरेशन लिंक्ड विथ एम्प्लॉय सर्विसेज। देखो कंटिंजेंट पेमेंट टू एम्प्लॉयज़, यहाँ पे 2 केस है। इफ़ इट इज़ नॉट कंडीशनल ऑन एम्प्लॉय सर्विस कंडीशन, दूसरा केस क्या है? इट इज़ कंडीशनल ऑन एम्प्लॉय सर्विस कंडीशन। पहला केस में इट इज़ नॉट कंडीशनल ऑन एम्प्लॉय सर्विस कंडीशन, इट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ PC। दूसरा केस में इफ़ इट इज़ कंडीशनल ऑन एम्प्लॉय सर्विस कंडीशन, देन इट इज़ ट्रीटेड एज रेम्यूनरेशन एक्सपेंसेस, दैट इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एंड चार्ज टू P&L एज एन एक्सपेंस। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है भाई? रेलिवेंट कॉन्सेप्ट, पेमेंट विल बी मेड इवन इफ द एम्प्लॉय टर्मिनेट्स। तो ये केस में एम्प्लॉय को शेयर होल्डर ट्रीट करना है, इसीलिए PC का पार्ट बन रहा है। दूसरा केस में नो पेमेंट इफ द एम्प्लॉय टर्मिनेट्स, तो ये केस में भाई एम्प्लॉय को अपने शेयर होल्डर नहीं मान रहे, एम्प्लॉय ट्रीट कर रहे हैं, तो इसलिए PC का पार्ट नहीं बन रहा है। देन existing relationships settled in a business combination, if if the relationship is non contractual, example a lawsuit। दूसरा केस क्या बन सकता है? द कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, मतलब जो रिलेशनशिप है फर्स्ट केस में इट इज़ नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल, सेकेंड के केस में इट इज़ कॉन्ट्रेक्चुअल। इसका एग्जाम्पल है लाइसेंसर लाइसेंसी। तो नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल के केस में अज्यूम टू बी सेटल्ड एट द फेयर वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। दूसरा केस में इट इज़ लोअर ऑफ फेयर वैल्यू माइनस कैरिंग वैल्यू, लोअर ऑफ फेयर वैल्यू माइनस कैरिंग वैल्यू और सेटलमेंट अमाउंट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे दो आपका अमाउंट आएगा। लोअर ऑफ आपको चेक करना होगा वेदर इट इज़ लोअर ऑफ फेयर वैल्यू माइनस कैरिंग वैल्यू और सेटलमेंट वैल्यू, ये दोनों में से जो लोअर है, विच एवर लोअर इज नॉट ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ PC, विच एवर लोअर इज नॉट ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ PC, द रिमेनिंग अमाउंट इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ PC ऑन अकाउंट ऑफ सेटलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या करोगे? ये दोनों अमाउंट में से जो लेस आएगा, whichever is lower is not treated as part of the PC and the remaining amount is considered as a part of PC on account of settling the contract. Then contingent liability and indemnification assets, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। इस ये केस में देखो सबसे पहले जर्नल एंट्री आप लोग क्या पास करोगे वो देख लो भाई। जर्नल एंट्री होगा इंडेमनिफिकेशन एसेट अकाउंट डेबिट टू कंटिंजेंट लायबिलिटी अकाउंट। ये केस में जो भी आप इंडेमनिफिकेशन एसेट रिकॉग्नाइज करोगे, द इंडेमनिफिकेशन एसेट कैन बी क्रिएटेड अप टू मैक्सिमम ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। इंडेमनिफिकेशन एसेट कैन बी क्रिएटेड अप टू मैक्सिमम ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी। ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना भाई। इंडेमनिफिकेशन एसेट कौन सा केस में बन सकता है? इंश्योरेंस अरेंजमेंट के केस में, मतलब आपको इंश्योरेंस कंपनी से कुछ मिलने वाला है क्लेम, वो इंडेमनिफिकेशन एसेट है। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है? वही सेम केस में आपको कुछ एडिशनल प्रीमियम पे करना है। मतलब ये जो दोनों केस है ना,
ये दोनों चीज़ रिलेट्स टू द सेम इवेंट। अगर ये सेम इवेंट को रिलेट करता है, वो दोनों केस में आप इंडेमनिफिकेशन एसेट को रिकॉग्नाइज करोगे अप टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी। देन इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसफरिंग कंपनी, if the acquirer recognizes separate intangible assets as per Ind AS 38 if the recognition criteria is met। क्या बोल रहे हैं? Ind AS 38 का recognition criteria है probable that future economic benefits will flow in to the entity। दूसरा है costs can be measured reliably। तीसरा है intangible asset is identifiable। ये तीनों recognition criteria is Ind AS 38 के हिसाब से अगर fulfill होता है, in that case the acquirer shall recognize a separate intangible asset as per Ind AS 38 and not, it should not be included in other intangibles। ठीक है। Then leases of acquiry, ये यहाँ से अपना स्पेशल केसेस का डिस्कशन चल रहा था, तो वो स्पेशल केसेस में अभी लीजेस ऑफ एक्वेरी, यहाँ पे क्या है? डू नॉट चेंज द क्लासिफिकेशन ऑफ लीजेस, डू नॉट चेंज द क्लासिफिकेशन ऑफ लीजेस सिंस classification of a lease, whether it is a financial lease or operating lease, the classification needs to be done on the inception। तो डेट ऑफ एक्विजिशन में इसका रीक्लासिफिकेशन मत करो। उसके बाद री एक्वायर्ड राइट्स, ये केस में भी आपको इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज करना होगा, रिकॉग्नाइज्ड सेपरेटली फ्रॉम गुडविल। री एक्वायर्ड राइट के केस में भी आपको इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज करना होगा। इफ़ इट इज़, अगर द री एक्वायर्ड राइट जो राइट आपने री एक्वायर किया, इफ़ इट इज़ फेवरेबल देन इट इज़ अ सेटलमेंट गेन, इफ़ इट इज़ अनफेवरेबल देन सेटलमेंट लॉस। सेटलमेंट गेन और लॉस यू शुड चार्ज्ड टू पी और एल। ठीक है, तो गाइज यहाँ तक अपना डिस्कशन हुआ। देन कॉमन कंट्रोल कॉम्बिनेशंस, कॉमन कंट्रोल कॉम्बिनेशंस, दिस इज एज पर अपेंडिक्स सी टू द Ind AS 103। कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन क्या है? एंटिटीज आर अल्टीमेटली कंट्रोल्ड। देखो कॉमन कंट्रोल कॉम्बिनेशंस में दो कंडीशन है। एक फर्स्ट कंडीशन इज द एंटिटीज आर अल्टीमेटली कंट्रोल्ड बाय द सेम पार्टी और पार्टीज बोथ बिफोर एंड आफ्टर कॉम्बिनेशन, एंड द सेकंड क्राइटेरिया इज द कंट्रोल इज नॉट ट्रांजिटरी। ये दोनों जनरल कंडीशन है, ये सेटिस्फाई करने से इसको बोलेंगे कॉमन कंट्रोल कॉम्बिनेशन। दूसरा क्या है? ये वाला इंपॉर्टेंट है। इन केस बोथ एंटिटीज आर कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। देखो, in a case where both the entities are controlled by an individual or group of individuals, they must be acting together under a contractual arrangement। ये एक additional condition है, ये additional condition, this is an additional condition in case the control is with an individual or group of individuals to whom Ind AS does not apply। तो ये क्या डिस्कशन हो रहा है? देखो, कॉमन कंट्रोल कॉम्बिनेशन का जनरली दो कंडीशन है। शैल बी अल्टीमेटली कंट्रोल बाय द सेम पार्टी और पार्टीज बोथ बिफोर एंड आफ्टर कॉम्बिनेशन, एंड द कंट्रोल इज नॉट ट्रांजिटरी। बट एक एडिशनल कंडीशन है। कौन सा केस में? एडिशनल कंडीशन इन केस ऑफ कंट्रोल विद एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू हुम Ind AS डज नॉट अप्लाई। ये केस में क्या देखना होगा? इन केस बोथ एंटिटीज आर कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू हुम Ind AS डज नॉट अप्लाई, दे मस्ट बी एक्टिंग टुगेदर अंडर अ कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, देन यहाँ पे अकाउंटिंग करेंगे। अकाउंटिंग एज पर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। बचपन से सीखते आ रहे हो यार आईपीसीसी से पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड का कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन इज ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू। सिक्योरिटीज इशूड मतलब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, कुछ भी। यहाँ पे सिक्योरिटीज इशूड मतलब इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर, आप कुछ भी इशू कर रहे हो एज पार्ट ऑफ पीसी, तो ये जो इशू होगा, इशू एट नोशनल वैल्यू होगा। एसेट लायबिलिटी टेकन ओवर एट बुक वैल्यू होगा। देन थर्ड कंडीशन, ऑल रिजर्व सरप्लस ऑफ द ट्रांसफरिंग कंपनी टू बी टेकन ओवर। देन फोर्थ कंडीशन इज एट लीस्ट 90% शेयर होल्डर्स ऑफ द सेलिंग कंपनी शैल बी मेंबर्स इन द परचेजिंग कंपनी आफ्टर मर्जर और एक्विजिशन। कुछ भी डिफरेंस आएगा, मतलब एनी डिफरेंस
एनी डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स एंड पीसी पेड, मतलब आप जो पेमेंट पे कर रहे हो पीसी और आईएनए जो रिसीव कर रहे हो, ये दोनों में कुछ भी डिफरेंस आएगा, इफ़ द डिफरेंस इज वेदर द डिफरेंस, देखो डिफरेंस कुड भी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव होगा, मतलब दोनों केस में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों केस में इसको हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे कैपिटल रिजर्व ऑन रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पे। दिस इज अ सेपरेट लाइन आइटम इन बैलेंस शीट, याद रखना, दिस विल बी अ सेपरेट लाइन आइटम इन द बैलेंस शीट एंड वी विल रिकॉग्नाइज कैपिटल रिजर्व ऑन रीस्ट्रक्चरिंग, दिस विल बी पार्ट ऑफ द अदर इक्विटी, एंड यहाँ पे नो गुडविल और गेन ऑन परचेज टू बी रिकॉग्नाइज्ड। उसके बाद एक अपना स्पेशल केस आता है डीमर्जर। डीमर्जर जो है इसको ऐसा देखो, इसमें ऐसा थियरी तो कुछ है नहीं, थियरी सेम ही है, तो इसको अलॉन्ग विथ प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस अपने बहुत अच्छे से प्यार से डीमर्जर को समझेंगे। तो गाइज यहाँ पे मैंने आप लोगों को इसके बाद कुछ टिप्पणी देके रखा है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कवर्ड। ये चैप्टर में पर्टिकुलरली 4 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। एक तो एक्विजिशन रिलेटेड 3 क्वेश्चन है, रिवर्स एक्विजिशन रिलेटेड 1 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करेंगे। डीमर्जर के रिगार्ड में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करना है, एंड कॉमन कंट्रोल कॉम्बिनेशन के केस में 1 क्वेश्चन करना है। तो कितना टोटल क्वेश्चन है? 3, 4, 5, 6, मतलब आप मान के चलो टोटल 6 to 7 क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस ये वाला चैप्टर में आपको करना होगा। तो ये जो प्रैक्टिस आप करोगे, ये प्रैक्टिस करने को मैंने टाइम अलॉट किया है, मतलब मैं जो रिवीजन वीडियोस अपलोड करूँगा 2.5 आवर्स मैक्स पकड़ लो इसका, क्वेश्चंस का जो सेशन होगा। ये वाला जो मैं कॉन्सेप्ट रिवीजन डाल रहा हूँ 30-40 मिनट्स ये, उसके बाद तो मैंने टोटल टाइम ये चैप्टर को आप लोगों को सब्सिक्वेंट रिवीजन जो आप लोग करते बैठोगे कितना टाइम अलॉट करके चलना है? 3 से 3.5 घंटा मैक्सिमम। एंड जो आपका लास्ट डे रिवीजन होगा, एग्जाम से पहले वाला जो रिवीजन LDR, लास्ट डे रिवीजन, आप लोग ये चैप्टर को कितना इज्जत दे के चलोगे यार? मैक्सिमम 2 घंटे की इज्जत दे के चलना है ये चैप्टर को। एंड एक और चीज़ बताना है, आपका जो नवंबर 2020 अटेम्प्ट आएगा, वो अटेम्प्ट में ये चैप्टर से कोई बिग बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। नो बिग क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, बट येस डेफिनेटली एंड श्योरली देयर विल बी स्मॉलर क्वेश्चंस ऑफ 6 to 8 marks, and those questions will be very easy questions to attempt। तो गाइस ये वाला चैप्टर को आप लोग बिल्कुल भी छोड़ने का रिस्क मत लेना, क्योंकि आ गया है नहीं आएगा ऐसा नहीं, हर बार आता है, आएगा ही। ये चैप्टर का एक स्पेसिफिक वेटेज है आपका करिकुलम में। तो गाइस आई होप ये वाला चैप्टर का डिस्कशन बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को, बिकॉज बहुत ही समराइज्ड एंड शानदार मैनर में मैंने ये पूरा चैप्टर को 8 पेजेस में कंसोलिडेट किया है। तो आई होप गाइस अगर आप लोगों को ये डिस्कशन पसंद आया होगा तो डेफिनेटली आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, एंड आपके दोस्तों के जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको चाहिए कि ऐसा कुछ अच्छा रिवीजन वीडियोस, तो उनके साथ आप लोग शेयर करके चलना। एंड जो भी कॉन्सेप्ट नोट्स है या तो क्वेश्चन बैंक है, वो सारा कुछ यू कैन डेफिनेटली अवेल एंड यू कैन परचेज दोज थिंग्स। फॉर दैट मेरे चैनल में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप लोगों को नोट्स का लिंक, परचेज लिंक आपको हर एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको अगर ये कंप्लीट क्लासेस अगर चाहिए तो वो केस में आप लोग डेफिनेटली कांटेक्ट करना मेरे कांटेक्ट नंबर पे। कांटेक्ट नंबर इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन लिंक। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मिलेंगे ऐसा ही कोई शानदार टॉपिक को लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद। बाय।